नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मानसरोवर विद्या विहार सूरत से मैं चौहान कौशिक। आज हम कक्षा 12वीं में चैप्टर नंबर 16 जिसका टाइटल है नमक, उस कहानी को आज हम देखने वाले हैं, जिसकी लेखिका का नाम है रज़िया सज्जा जहीर। उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें तो जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में, और उनकी प्रमुख रचनाएँ जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह, और उनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया था। और उनका देहांत 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ। उनका कहना है कि हमारे दर्द संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। किसी भी लेखक या लेखिका को जब तक वो लिखने का कार्य करते रहते हैं तब तक वो जिंदा रहते हैं। लिखने का काम बंद होने के बाद वो शरीर से तो जिंदा रहते हैं लेकिन मन से मर जाते हैं। तो रज़िया सज्जा जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी है। रज़िया सज्जा जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। तो देखते हैं उनकी कहानी नमक। आगे देखते हैं। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। ये जो सिख बीवी है उसको देखकर सफिया को ऐसा लगा कि ये तो मेरी माँ की तरह, मेरी माँ से मिलती जुलती है। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। मुहर्रम जो मुस्लिमों का एक त्यौहार है। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया और जिंदा दिली की तस्वीर। यहाँ पर ये सिख महिला है, वो बताती है कि लाहौर कैसा है। ठीक है, लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है और वहाँ के लोग भी, वो लोग खाने के शौकीन होते हैं, नए नए कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, और साथ में वो लोग घूमने के भी शौकीन है, और साथ में वो बहुत जिंदा दिली लोग हैं वहाँ के। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ते बातें करती रही। आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए। तो वो महिला कह रही, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है। कहती कि वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। अब दोनों के बीच में लाहौर की बातें निकली है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर लुटियाँ आंचल में समा जाते हैं, मतलब उनकी आंखों से कुछ आंसू गिर जाते हैं। बातें आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती, सादा लाहौर मतलब हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। जब ये कीर्तन का कार्यक्रम ख़त्म हुआ और सफिया प्रसाद लेकर अपने घर की ओर चली, तब उसने
जाते हुए पूछा कि आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहती हो तो मुझे कहिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचा कर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन उसके बाद वो सफ़िया अपने भाई के घर लाहौर पाकिस्तान चली गई। उसके बाद 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की सामे, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दे। दोस्तों, अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है और कोई कुछ। जो उनके प्रिय लोग थे वो तो कुछ न कुछ लेकर आ रहे थे। कहाँ रखे, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सफ़िया जी पाकिस्तान से हिंदुस्तान अब आ रही है तो वो सोच रहे कि इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे लाऊंगी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की पुड़िया की, जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया सब कुछ ला रही थी, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा उसके लिए जो समस्या थी वो लाहौरी नमक लाना, क्योंकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान नमक लाने पर पाबंदी थी। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। सफ़िया का भाई सफ़िया द्वारा पूछे जाने पर बताता है कि आप नमक ले जाकर क्या करोगी? आपके हिस्से में तो हमसे भी ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। सफ़िया कहती है कि आप बंटवारे के समय जो कुछ भी जिसके हिस्से में आया हुआ आया है, लेकिन मुझे तो नमक चाहिए, लाहौरी नमक, मेरी माँ ने मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? मतलब वो माँ को क्यों याद कर रही थी? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। चिंदी बिखेर देना मतलब जो भी सामान उसे पूरी तरह बिखेर देंगे। अगर आप में से ज़रा से भी कोई नमक निकला तो आपकी बैग से। वो बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के ले जाऊंगी, जता के ले जाऊंगी। सफ़िया कहती है, मैं कोई ये नमक को मैं चोरी से नहीं ले जाना चाहिए, मैं तुम लोगों को बता कर ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेगी। कानून? अरे फिर वही कानून कहाँ कहे जाते हो? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? मोहब्बत के, मुरवत के, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? सफ़िया कहती है कि कानून है, लेकिन वो सब सरकार के हैं। लेकिन मुरवत के और आदमियत के मतलब कि मानवता के लिहाज के या फिर इंसानियत के कोई कानून नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन थोड़ी होते हैं। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करे? एक तोहफ़ा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख ले। कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। ब्लैक मार्केट मतलब काला धन, और स्मगल मतलब गलत चीज़ों का, जो चीज़ों पर प्रतिबंध है, पाबंद है, ऐसी चीज़ों की हेरा फेरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर घुमा ही जाता है। अदीब मतलब साहित्यकार, ऐसे लोगों का तो दिमाग घुमा ही जाता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएगी, और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है? सफ़िया का भाई कहता है कि आप कस्टम वालों को कितना जानती है, वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी सब चीज़ें बिखेर कर रख देंगे। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरफ घुमा हुआ होता है तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। सफ़िया कहती है कि भैया, अगर सब साहित्यकार के लोगों की बात करें, अगर उन लोगों को, सब लोगों का दिमाग थोड़ा घूम गया होता ना, तो दुनिया आज बहुत बेहतर हो जाती। आज है उससे बहुत बेहतर हो जाती भैया। आगे देखते हैं।
मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था, मतलब यहाँ से जाना था। सुबह के लिए बहुत बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान भरने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सफ़िया को दूसरे दिन 2 बजे वापस अपने घर के लिए निकलना था, इसलिए वो रात को ही सब पैकिंग कर रही थी, क्योंकि सुबह का उसका कार्यक्रम था, वो बहुत व्यस्त था। उसने अपनी सभी चीज़ बिस्तर बंद में और सूटकेस में बंद कर ली थी। सिर्फ 2 ही चीज़ रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। सब चीज़ें पैक कर ली गई। तो अभी एक जो कीनू का फल है वो ले जाना था, और उसके साथ ये नमक की पुड़िया। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जाती है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वाले ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? सफ़िया अब ये सोचती है कि ये नमक जो है, नमक की पुड़िया, उसे ले तो जाना है, लेकिन कैसे? अगर वो चुपके से ले जाएगी और पकड़ी जाएगी तो भी समस्या है, और सामने से ले जाकर कस्टम वालों को दिखा देगी कि मैं ये नमक की पुड़िया ले जा रही हूँ, और पकड़ी गई और उन लोगों ने वो नमक वहाँ पर ही छोड़ कर जाने के लिए कहा, तो उस माँ के वायदे को क्या कहूँगी? उस जो अपनी माँ को मैंने जो वायदा किया था, मतलब जो प्रॉमिस किया था, उसको मैं क्या जवाब दूँगी? हम अपने को सैयद कहते हैं। सैयद मतलब मुस्लिमों में एक ऐसा पुरुष जो धर्म की बात करता है और धर्म की बातों को फैलाता है। फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? सफ़िया की टिकट जान चली जाए तो जाए, लेकिन प्रॉमिस पूरा करना है, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के देर में भला कौन उसे देखेगा? और अगर देख लिया है, नहीं जी, फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से किनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। हिंदुस्तान से पाकिस्तान केले जा रहे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान किनू आ रहे थे। उसने किनू कालीन कर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी, मतलब अंत में सबसे नीचे नमक की पुड़िया रखी और उसके ऊपर किनू रख दिए। एक बार झाँक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कब्र मतलब जब मुस्लिम समाज के लोग, इस्लाम धर्म के लोगों का जब देहांत होता है तो उनको कब्रिस्तान में गड्ढा खोदकर उनके अंदर रख कर पूरी मिट्टी से ढक दिया जाता है, उसे कब्र कहते हैं। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को टकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। रान मतलब वो अपनी जांग को चीरकर उसके अंदर हीरा छिपा लेता था। ऐसी कहानी उनको अभी याद आ रही थी। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। सफ़िया कह रही थी, उस ज़माने में जो कहानी सुनी थी, ऐसी बात अगर आज होती तो मैं अपनी दिल को चीरकर उसके अंदर नमक की पूरी रख देती। फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेट कर दोहर फोड़ दी। लेट कर वो सो गई। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरखत सामने की दीवार पर पट्टियों के अक्स लहका रहा था। मतलब प्रतिबिंब, जो उसका जो प्रतिबिंब हो वो
आगे देखते हैं। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बेशुमार मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। सफिया के जो भाई है, उसके जो भतीजे हैं और भतीजे की जो लड़कियाँ, वो पूछती है कि फूफी जान आप यहाँ क्यों नहीं रहती, वहाँ क्यों रहती हो। कल वो लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। सफिया 1 साल में एक ही बार पाकिस्तान आ सकती है, लाहौर आ सकती है, लेकिन हो सके कि आने वाले दिनों में वो कभी आ भी ना सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसे आंखें बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप, उदास जैसे 2 बेजान परछाए। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। जब सफिया से पूछा गया कि कल तुम जा रही हो, ठीक है हाँ, फिर कब आओगे, ठीक है शायद अगले साल या फिर शायद कभी भी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पट्टी तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। दूब मतलब घास। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। यह जो फल है वह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता, दोनों के बीच की जो एकता है उसका मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम होता है ना, वहाँ पर वो बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने, दिल्ली मतलब दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने उसे दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसका भाई दिल्ली की टिकट लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाह जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। सोफिया ये सोच रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ही पता है कि इसके नीचे नमक है। किनुओं की टोकरी के नीचे मैंने नमक रखा है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वही एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल मतलब आधे जल गए हो और आधे रहे हो ऐसे बाल, आँखों पर ऐनक मतलब चश्मे। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचका बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब प्लेटफॉर्म पर सभी पैसेंजरों का सामान जांच करने के लिए बाहर भेजा जा रहा था, तब सफिया ने वो ऐसा सोचा कि मैं ये तोहफ़ा चुरा कर नहीं ले जाऊंगी, सबको दिखा कर ले जाऊंगी। इसलिए वो नमक की पूड़ियाँ किनू की टोकरी से निकाल लेती और अपने पर्स में रख देती, और उस पर्स में उसके थोड़े से पैसे और एक पासपोर्ट भी था, मतलब पहचान पत्र भी था। अब उसने ये तय कर लिया कि यह जो नमक की पूड़िया है वो कस्टम वालों को दिखाकर उसके सामने
उसके साथ बात करके फिर खुलेआम ले जाऊंगी। ऐसा वो सोचकर वो कस्टम वाले की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लंबा सा दुबला पतला और जिसके थोड़े बाल झड़ गए हैं, आंखों पर चश्मे पहना हुआ एक कस्टम की वर्दी पहना हुआ एक आदमी है, अफसर है, उसके पास वो जाकर वो बोलती कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र बढ़कर उसे गौर से देखा, बोले फरमाइए। फरमाइए मतलब बोलिए, कहिए। उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरह की मालूम होती है, अपने अजीज़ों से मिलने आई होगी। और कस्टम वाला कहता है कि मेरा वतन तो दिल्ली है, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पर आपके अजीज़ मतलब आपके जो प्रिय लोग हैं उन लोगों को मिलने आई होगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सब लोगों के अपने अपने वतन होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह भले चला जाए, वहाँ पर रहने भी लग जाए, वहाँ पर उसका घर भी हो, वहाँ पर उसके कारोबार भी हो, लेकिन जो मातृभूमि है, जो हमारा वतन है, वो आखिरकार हमारा वतन ही रहता है। उसके प्रति कभी भी हमारा लगाव कम नहीं होता। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वो कहता है कि यह मोहब्बत है वो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो प्यार है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, उसे तो कस्टम भी नहीं रोक पाता, क्योंकि वो तो कानून से भी ऊपर है और इसलिए कानून हैरान भी रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे। कस्टम ऑफिसर कहता है सफ़िया को ये जो नमक है वो आप जिसको देंगे उसको कहना कि लाहौर अभी भी आपका ही वतन है, जैसे दिल्ली मेरा है। और दूसरी बात कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को भी मेरा सलाम कहिएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहुत बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरह बढ़ी। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को विदा करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विदा करता है, तो जाहिर सी बात है आँखों में आंसू आ ही जाएंगे। और ये आंसू वो प्यार का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, लगाव है, उसका प्रतीक है। अताड़ी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक से सूरतें और लिबास एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक सी ही थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में भी थी। यहाँ पर लेखिका लिख रही कि दोनों की ज़बान भी एक जैसी थी, ज़मीन भी एक जैसी थी और कपड़े भी एक जैसे थे, लेकिन सब लोगों के जो एक दूसरे के साथ बात करने के तरीके थे वो भी एक जैसे थे, लेकिन दोनों के हाथों में बंदूक थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की और बढ़ी, जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। सफ़िया ने वो कस्टम वाले, हिंदुस्तान के कस्टम वाले से कहा कि साहब मेरे पास ये नमक है, लेकिन थोड़ा सा ही है। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कहा सुनाया कि कैसे वो नमक लाई है, क्यों लाई है और किसके लिए लाई है। उन्होंने सिर झुका लिया था। सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते।
बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई, वह मुस्कुराकर बोले आइए 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 ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरह झाँक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैरों तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या? जब सफ़िया पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, अमृतसर पर उनकी जब चेकिंग हो रही थी, तब उसे ऐसा लगा, अब इस हिंदुस्तानी कस्टम वाले को उन्होंने बताया कि मेरे पास ये नमक की पुड़िया है। तब वो नमक की पुड़ियों के साथ उनको एक कमरे में ले गए और एक जगह पर एक कुर्सी पर बैठा दिया और मेज़ पर वो नमक की पुड़िया और उनका पर्स रख दिया और एक पुलिस वालों को इशारा किया। तब सफ़िया को ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ान खोल दिया। बाईं ओर नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरह से सुनील दास गुप्ता को प्यार से ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़क्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तब, मतलब जब भागले हुए तब, जब बंटवारा हुआ तब। मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था। पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई। पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो ढाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ ये ढाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पूड़िया सफ़िया की बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के है इस तरफ है या उस तरफ है। यहाँ पर जो कहानी ख़त्म होती है, या कहानी में हमें एक बात गौर करने को मिली कि व्यक्ति चाहे कहीं पर भी रहता हो, लेकिन सब लोगों के जो वतन है वो अलग अलग हो सकते हैं या फिर है। यहाँ पर सफ़िया जो हिंदुस्तान में रहती है और उसका वतन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक अफसर है जिसका वतन दिल्ली है। अमृतसर में एक कस्टम अफसर है कि जिसका वतन बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, कहीं पर भी कार्य करता हो, काम करता हो, नौकरी करता हो, लेकिन उसका जो वतन है वो कहीं और हो सकता है। और सब लोगों को अपना वतन बहुत प्यारा है, क्योंकि सब लोग भले धर्म से अलग हो, राष्ट्र से अलग हो, भाषाओं से अलग हो, अपने पहनावे से अलग हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों के अंदर जो बसने वाली जो प्रेम है मातृभूमि के प्रति, अपने वतन के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। सब लोगों को अपना अपना राष्ट्र, अपना अपना देश, अपना अपना वतन आज भी बहुत प्यारा है। इसलिए तो इस कहानी में हमें ये बात भी गौर करने को मिली, देखने को मिली कि कोई व्यक्ति कहीं का भी हो, लेकिन वो सब लोगों का दिल एक समान होता है। और आखिरकार हर एक मनुष्य, आखिर तो मनुष्य ही है। किसी फिल्म का गाना है कि ना मैं हिंदू बनूंगा ना मैं मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ इंसान बनूंगा। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति किसी भी मज़हब का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, लेकिन आखिरकार तो वो मनुष्य है। और जब तक पूरे संसार में मनुष्य धर्म को, मतलब मानवता को धर्म मानकर
सब लोग रहने लगेंगे, तब यह देश और ये पूरी दुनिया स्वर्ग से भी अधिक सुंदर हो जाएगी। क्योंकि इंसानों द्वारा खींची गई ये सरहद किसी राष्ट्र के टुकड़े कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की मानवता के टुकड़े नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति के प्रेम के, जो स्नेह है उसके प्रति वो उसके टुकड़े नहीं कर सकती। हम इस चैप्टर का जो स्वाध्याय है वो आप लोगों को पढ़कर, इस कहानी को पढ़कर लिख लेना है, और आगे के वीडियो में हम मिलेंगे। उससे पहले हो सके तो इसी चैप्टर को लेकर कुछ जो ऐसे ही एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़े हुए कुछ बातें हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, या उसके बारे में आपको जो कुछ भी जानकारी हमारे पास है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये चैप्टर को आप धीरे धीरे करके आगे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र में रहते हैं तो उसके प्रति जो हमारा जो स्नेह होता है, यही विषय को लेकर, यही टॉपिक को लेकर बहुत सारी घटनाएं भी बन चुकी है, या फिर फिल्म भी बन चुकी है। देखो 1947 अर्थ, जो तमस नाम की तमस की रचना जो भीष्म साहनी की है, उसके बाद मम्मो, ट्रेन टू पाकिस्तान, गदर, खामोश पानी, हिना, वीर ज़ारा, ये सब जो फिल्म बन चुकी है वो इसी विषय को लेकर बन चुकी है। उसमें एक व्यक्ति दूसरे राष्ट्र का होता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे राष्ट्र का। मैंने अभी जो एक धूल का फूल नाम की एक साहिल लुधियानवी ने लिखी एक पंक्ति सुनाई कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत तो कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हर एक मनुष्य अगर सिर्फ एक मनुष्य बनकर रह जाए ना तो ये धरती रहने लायक हो जाए। और साथ में हर एक मनुष्य अपनी मानवता को नहीं छोड़ेगा, अपने वतन को नहीं छोड़ेगा, अपनी मातृभूमि को अगर वो प्यार करता रहेगा तो आने वाले वक्त में यह दुनिया सच में एक दुनिया ही स्वर्ग जैसी बन जाएगी। तो मिलते हैं दूसरे चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।